वेलकम दोस्तों, दिल्ली कंपटीशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। समझ रहे हैं बातों को? मौलिक अधिकार जो कि इम्पोर्टेंट क्लास है। हर एक एग्जाम में 1, 2, 3, 4 लगभग 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मौलिक अधिकार से आते हैं। आप लोग इसे ध्यान रख दीजिए। आप लोग को बहुत आसानी से हम यानी मौलिक अधिकार के बारे में अच्छे से समझाएंगे और इनके तहत जो 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद आते हैं उनको अच्छे तरह से आपको याद करवाएंगे। तो आप लोग बस ध्यान दीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम 30 मिनट में इसे ख़त्म करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे। आप लोग बस 30 मिनट तक मेरे क्लास में बने रहें और ध्यान दें, बातों पे फोकस करें। समझ रहे हैं बातों को? तो आइए हम लोग चलते हैं फंडामेंटल राइट्स की तरफ। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आपको पता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को। किसे? मौलिक अधिकार को। आप लोग याद रखिए, मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ रहे हैं बातों को? समझ रहे हैं? चलिए, अब है कि वे अधिकार जो संविधान द्वारा जनता को उनके हितों की रक्षा करती है, मौलिक अधिकार कहलाती है। संविधान द्वारा जो अधिकार जनता के हितों की रक्षा करती है वो मौलिक अधिकार कहलाता है। आप लोग बातों पे ध्यान दीजिए। उसके बाद है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग कितने में है? तो भाग 3 में है। याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में आया है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट संविधान के भाग कितने में है? तो भाग 3 में। आप लोग याद रखिए कि भाग 3 में ये मौलिक अधिकार है। कितने में है? भाग 3 में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। समझ रहे हैं बातों को? 12 से लेकर के 35 तक है। किसमें? तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद। तो आप लोग बस ध्यान दीजिए, हम इसे याद भी करवाएंगे, आपको अभी याद करवाएंगे, बस ध्यान दीजिए। उसके बाद है कि यह अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र से लिया गया था। कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र से लिया गया है। पहले इसकी संख्या 7 थी। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 6 है। किसकी? तो मौलिक अधिकार की। समझ रहे हैं बातों को? समझ रहे हैं? चलिए, तो मौलिक अधिकार पहले कितनी थी? इसकी संख्या 7 थी, अभी वर्तमान में 6 है। किसको हटा दिया गया? तो आइए हम बता रहे हैं कि किसको हटा दिया गया। तो सबसे पहला है समता का अधिकार। आप लोग याद रखिए, समता का अधिकार में है 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। पहला है समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा में है, जो 19 से 22 तक है। समझ रहे हैं? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। आप लोग याद रखिए, हम 7 बताएंगे, इसमें से एक किसको हटा दिया गया है वो भी हम आपको बताएंगे, और किस तरह से याद रखना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप लोग बस ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं? तो चलिए, पहला क्या था? समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो समता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28 अनुच्छेद। कितना से कितना? 25 से 28 अनुच्छेद। समझ रहे हैं बातों को? उसके बाद पचमा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 अनुच्छेद तक। कितना तक? 29 से 30 तक। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक, ये 5 नंबर है। और ये छठा जो है दोस्तों, ये छठा है संपत्तियों का अधिकार। इसे ही हटा दिया गया है। किसे हटा दिया गया है? ये संपत्तियों के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है। समझ रहे हैं बातों को? ये अनुच्छेद 31 में था, तो इन अनुच्छेद 31 को भी खत्म कर दिया गया है। ये
44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। समझ रहे हैं बातों को? 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। इसी के कारण पहले 7 थी इसकी संख्या, अब वर्तमान में 6 है। समझ रहे हैं? तो चलिए, छठा को खत्म कर दिया गया, किसे? संपत्ति के अधिकार को। तो आप लोग को ये अब याद नहीं रखना है। किसको? ये छठा को याद नहीं रखना है, इसको यहाँ से खत्म कर दिया गया है और 300 के ए में भेज दिया गया है। यानी ये संपत्तियों का अधिकार है ना, अब इसे कानून का अधिकार बना दिया गया है। समझ रहे हैं बातों को? क्या बना दिया गया है? कानून का अधिकार, और इसे यहाँ से हटा दिया गया। तो इसको कैसे खत्म किया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। अब सतमा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 32 है। समझ रहे हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इसका अनुच्छेद 32 है। तो आपको हम अब अच्छे से बता रहे हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हम बताएंगे समता का अधिकार में, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संपत्ति के अधिकार को तो खत्म कर दिया गया, तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। और 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम इन सारे के बारे में आपको अच्छे से बता रहे हैं, आप लोग इसे याद रखिए। और हम जो अनुच्छेद बताएंगे उसे याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। तो आप लोग बस इतना याद रखिए अभी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार को संविधान के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ रहे हैं बातों को? क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। और मौलिक अधिकार में आर्टिकल कितना है? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, जो कि अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र से लिया गया था। अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र से लिया गया था। पहले इसकी संख्या 7 थी और वर्तमान में 6 है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं समता के अधिकार में और इनके आर्टिकल को जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे समता के अधिकार के बारे में। समता के अधिकार, समझ रहे हैं बातों को? जो पहला है मौलिक अधिकार का पहला पॉइंट, समता का अधिकार। 14 से 18 तक अनुच्छेद है। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 14। दूसरा 14 में है विधि के समक्ष समानता। आप लोग पहले अनुच्छेद 14 जानने से पहले 12 और 13 को जान लीजिए। समझ रहे हैं? हम 12 और 13 को इसलिए अलग में लिख लिए हैं क्योंकि ये जो मौलिक अधिकार के 7 भागों में मौलिक अधिकार पहले बांटा गया था। अब जो 6 प्रकार के हैं, इन 6 प्रकारों में ये 2 नहीं दिया गया है। समझ रहे हैं बातों को? तो हम इन्हें अलग से बता रहे हैं आपको, आप लोग इन पे ध्यान दीजिए। क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में है परिभाषा। तो कैसा परिभाषा? देखिए, जब कोई कानून बनाता है तो कानून किसी के विरुद्ध नहीं बना सकता। यही परिभाषा में कहता है। देखिए, यदि मान लीजिए ये सिर्फ परिभाषा स्टेट लेवल पर है। समझ रहे हैं? स्टेट लेवल पर राज्य, ये राज्य से ज़्यादा ऊपर नहीं, सरकार नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? तो परिभाषा में स्टेट लेवल पर, मान लीजिए यदि गांव घर में कोई घर बनाएगा तो आपको पता है ना कि यदि कोई कानून नहीं करेगा, कोई कहेगा नहीं, तो ये घर तो सड़क पे भी बना सकता है। समझ रहे हैं बातों को? सड़क पे भी बना लेगा। तो इसको कौन रोकेगा? तो गांव में तो इसको मुखिया रोकता है। स्टेट तो आएगा नहीं देखने, सबके घर घर तो घूमेगा नहीं स्टेट का अध्यक्ष। तो यही मुखिया, तो यही परिभाषा में कहता है कि कानून बनाए लेकिन किसी के विरुद्ध ना बनाए। समझ रहे हैं? तो आप लोग इनको समझ गए। 12 में समझ गए परिभाषा कहना क्या है। अब 13 है अल्पीकरण। अल्पीकरण क्या है? 13 में अल्पीकरण का कहना क्या है? अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो जानिए, अच्छे से आप लोग याद रखिए कि कानून जो है आपको पता है, हम इससे आगे चलेंगे तो आर्टिकल 19 जो है उसमें दिया गया है कि अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से आज़ादी है। आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, कहीं भी कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं ना है, आपको सब अधिकार है। आप गाड़ी भी चला सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि गाड़ी चलाएंगे तो किसी के घरिए पे चला देंगे गाड़ी है। समझ रहे हैं? तो ये अल्पीकरण का कहना है कि आपको अभिव्यक्ति का आज़ादी मिला है, लेकिन इतना तक ही कि किसी को आपके यानी आपसे किसी को आपत्ति ना हो। आप यदि
मान लीजिए आपको घूमने का आज़ादी है तो किसी के कमरा में जाकर नहीं ना घूमिएगा। तो ये तो यानी आपसे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही कह रहा है अनुच्छेद 13 में कि आपको अभिव्यक्ति का आज़ादी मिल रहा है अनुच्छेद 19 के तहत, लेकिन अनुच्छेद 13 के तहत कहना है कि आपसे किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का क्षति नहीं होना चाहिए। आप लोग को इतना ही अभिव्यक्ति दिया गया है। असंगत, वही असंगत यानी आपसे किसी को क्षति ना हो। तो आप लोग अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में समझ गए। अब अनुच्छेद 14 जो समता के अधिकार में है 14 से 18 तक, तो अनुच्छेद 14 का कहना है कि विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। तो अब आप लोग कहिएगा कि ये क्या हुआ विधि के समक्ष समानता। तो देखिए ये विधि के समक्ष समानता यूपीएससी लेवल सब में ये पूछा जाता है। यूपीएससी लेवल सब में ये 20% के आसपास ये विधि के समक्ष समानता है, और एक है कानून के समक्ष समानता, तो वो 80% के आसपास लिया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये विधि के समक्ष समानता यूपीएससी लेवल में, और छोटे मोटे एग्जाम में कानून के समक्ष समानता पूछा जाता है। तो आप लोग इन्हें याद रखिए। 14 अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता। 15 है धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। यानी आप किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? देखिए अनुच्छेद 15 में लिखा गया, स्पष्ट लिखा गया है कि आप किसी भी जाति से विरोध नहीं कर सकते हैं, किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर सकते हैं, किसी भी धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये स्पष्ट अनुच्छेद 15 का कहना है। समझ रहे हैं? 16 है। 16 क्या है? 16 है लोक नियोजन में समानता। क्या है? लोक नियोजन में समानता। यानी कहता है कि लोक नियोजन में समानता का कहना क्या है कि जब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं और यदि कोई कानून लागू होता है तो दोनों व्यक्ति पे समान लागू होना चाहिए। समझ रहे हैं? इनका कहना यही है कि यदि कोई चीज व्यक्तियों के लिए बना है तो सभी व्यक्तियों पे समान रूप से लागू होना चाहिए। लेकिन ये तो अपराध है नहीं कि जैसा अपराध करेंगे उसी प्रकार से आपको दंड मिलेगा। इसका कहना ये नहीं है। अपराध में तो सबको अलग अलग प्रकार के दंड मिलते हैं, लेकिन वो भी पहले से ही निर्धारित रहता है कि किस अपराध में कौन से जुर्म दिया जाए। समझ रहे हैं बातों को? तो ये आप लोग याद रखिए। 16 में है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। अब है 17। 17 क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत। आप इसे छुआछूत का अंत भी कह सकते हैं। ये देहाती भाषा में हो गया। स्पेशल भाषा है अस्पृश्यता का अंत। तो आप लोग पहले चलता था छुआछूत, कहता था यानी पहले होता था वो दूसरा जाति है, जैसे डोम, हलखोर, इन सब के साथ लोग छुआछूत करता था। समझ रहे? तो ये सब अधिकार को खत्म कर दिया गया। कहाँ पे? अनुच्छेद 17 में। समता के अधिकार में अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया है। इससे आप लोग गांव की भाषा में छुआछूत कह सकते हैं। किसको? तो अस्पृश्यता के अंत को। तो आप लोग इसे याद रखिए कि छुआछूत का भी अंत हो गया है। 18 है उपाधियों का अंत। अब ये क्या कहता है? 18 अनुच्छेद का कहना क्या है? अनुच्छेद 18 का कहना उपाधियों का अंत। आप पहले देखते होंगे जब इतिहास चलता था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब चलता था तो उपाधि लगा होता था। जैसे कि किसी का नाम हो, उसके आगे में महाराज लगा रहता था। समझ रहे हैं? महाराज लगा रहता था, कोई उपाधि धारण करता था। तो ये सब अनुच्छेद 18 के तहत बंद कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 के तहत बंद कर दिया गया है। तो आप लोग समता के अधिकार में समझ गए। 14 में है विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, 16 में लोक नियोजन में समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, और 12 में था परिभाषा, 13 में था अल्पीकरण, असंगत। समझ रहे हैं? तो आप लोग इन समता के अधिकार में समझ गए। अब दूसरा कौन है? दूसरा है यानी स्वतंत्रता का अधिकार।
तो आइए हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है स्वतंत्रता का अधिकार? 19 से लेकर 22 तक। तो आइए हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। तो अनुच्छेद 19 का कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से 6 प्रकार की आज़ादी है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। तो पहला आज़ादी है कहीं भी घूमने की, दूसरा है संगठन करने की, तीसरा है बोलने की, चौथा है कहीं भी व्यापार करने की, पांचवा है कहीं भी रहने की, और छठा है कहीं भी आवास बनाने की। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाए, समझ रहे हैं, क्षति पहुंचाए। अब कैसा क्षति? तो देखिए, आप कहीं भी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, कहीं भी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, अब किसी के घोड़े में घुसा दीजिएगा गाड़ी, तो ये तो किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना हुआ। तो ऐसा नहीं है। आप कहिएगा यहाँ तो ऐसा नहीं कहा गया है, यहाँ तो नहीं रोका गया है ऐसा करने के लिए, यहाँ तो नहीं रोका गया है, लेकिन अनुच्छेद 13 जिसमें जो अभी हम बताए थे इससे पहले, अनुच्छेद 13 उसमें रोका गया था अल्पीकरण। हम बताए थे अनुच्छेद 13 में, समझ रहे हैं? तो आप लोग इन्हें ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं? कहीं भी घूमने का है, आज़ादी है आपको, लेकिन किसी को क्षति पहुंचा के नहीं, आपसे किसी को क्षति ना हो। संगठन आप कर सकते हैं, किसी को समस्या ना हो, किसी के साथ आप बात कर सकते हैं, बोलने की पूर्ण आज़ादी है। आप प्रधानमंत्री से भी बात कर सकते हैं, बोलने की पूर्ण आज़ादी है, ताकि लेकिन उसको कोई समस्या ना हो। कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, और कहीं भी आवास बना सकते हैं। आपको इन सारे चीज़ों की आज़ादी दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत, समझ रहे हैं? लेकिन किसी को क्षति न पहुंचे ये भी अनुच्छेद 13 में कहा गया है। तो आप लोग इन बातों को ध्यान रखें। उसके बाद है 20 का कहना है कि अपराध के लिए 2 सिद्धि का संरक्षण। जब आप अपराध करते हैं तो आपको पता होगा या नहीं, हम बता रहे हैं कि देखिए, जब गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तारी 2 प्रकार से करता है। एक अपराध करने के बाद गिरफ्तार करता है, और दूसरा अपराध करने से पहले गिरफ्तार करता है। यानी अपराध के बाद भी गिरफ्तार कर सकता है आपको, और अपराध के पहले यदि आपको, यानी उसको पता चल गया कि आप अपराध करने वाले हैं, तो भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। तो अपराध के बाद जब गिरफ्तार करेगा तो इनके बारे में अनुच्छेद 22 में कहा गया है। तो हम बता रहे हैं बाद वाले में, लेकिन आप पहले वाले में समझ लीजिए। यदि आपको अपराध के पहले गिरफ्तार करता है तो आपको जज के पास पेश नहीं करेगा 24 घंटे में, लेकिन अपराध के बाद यदि आपको गिरफ्तार करता है तो 24 घंटा के अंदर में उसे जज के पास, यानी आपको भेज देगा, आपको जज के पास भेज देगा। और आपसे जज पूछेंगे कि यदि आपके पास कोई सबूत है कि आप यानी अपराध नहीं किए हैं, इनका सबूत है, तो आप तभी ही छूट के आ जाइएगा। लेकिन यदि आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आपको समय दिया जाएगा, आपको वकील ढूंढने का। समझ रहे हैं बातों को? तो ये बाद के बारे में अनुच्छेद 22 में लिखा गया है कि अपराधी को गिरफ्तार के संबंध में संरक्षण। जब आप अपराध कर लेंगे और उसके बाद आपको यानी गिरफ्तार कर लेगा तो आपको कौन कौन से संरक्षण मिल सकते हैं, तो हम पहले ही बता दिए कि आपको पकड़ के ले जाएगा, गिरफ्तार करके 24 घंटा तक जेल में रखेगा। 24 घंटा से ज़्यादा नहीं रखेगा, 24 घंटा के अंदर में ही आपको कोर्ट में पेश करेगा जज के पास। जज साहब आपसे पूछेंगे, आपके पास यदि कोई प्रूफ है कि हम अपराधी नहीं हैं तो आप तभी ही छूट के आ जाएंगे। यदि आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आपको वकील ढूंढना पड़ेगा, और वकील के लिए वो समय देंगे। समझ रहे हैं बातों को? तो ये है अपराध के बाद का। और यदि आपको अपराध से पहले गिरफ्तार करता है तो 3 से 6 महीना जेल में रखेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? समझ रहे हैं? तो चलिए, और उसके बाद है, यानी आप लोग 20 में समझ गए।
और 22 भी हम बता दिए। तो अब बचा कौन है? 21। 21 में क्या कहता है? जीवन का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब इनके बारे में आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि जीवन का अधिकार है आपको, समझ रहे हैं बातों को, लेकिन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपके हाथ में नहीं है। आप यानी सुसाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने आप में सुसाइड कर रहा है, कोई व्यक्ति, यदि उसे पुलिस देख लिया तो उसे सुसाइड नहीं करने देगा और उसे गिरफ्तार कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपको इतना अभी यानी इतना आज़ादी नहीं दिया गया है कि आप सुसाइड कर लें। समझ रहे हैं? आपको इतना आज़ादी नहीं दिया गया है। ये अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि आपको जीवन का अधिकार है, लेकिन प्राण देने का अधिकार नहीं है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। कोई छुपा के यदि सुसाइड कर ले तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो आप चले गए। लेकिन यदि सुसाइड करने से पहले आपको देख लिया तो आपको गिरफ्तार करेगा, निश्चित गिरफ्तार करेगा, आपको सुसाइड नहीं करने देगा। तो यही अनुच्छेद 21 का कहना है। तो आप लोग स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में समझ गए। अब तीसरा है शोषण का अधिकार। तो आइए हम लोग शोषण के अधिकार के बारे में जानते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा में है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। कितना तक? 23 से लेकर 24 तक। तो देखिए अनुच्छेद 23 का कहना है कि बाला श्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी पर रोक। यानी बाला श्रम, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और बंधुआ मजदूरी यानी जबरदस्ती, आप किसी छोटे बच्चे से काम नहीं करवा सकते और किसी भी व्यक्तियों से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते। ये अनुच्छेद 23 में कहा गया है। समझ रहे हैं? इन पे रोक लगाया गया अनुच्छेद 23 के तहत। समझ रहे हैं बातों को? अनुच्छेद 23 के तहत रोक लगाया गया बाला श्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी पर रोक। अनुच्छेद 24 का कहना है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कल कारखाना आदि में काम करने पर रोक। यानी 14 वर्ष से कम का बच्चा कल कारखाना में काम नहीं कर सकता है। ये कहाँ पे लिखा है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखाना में काम नहीं दिया जाए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बातों को? 24 में कहा गया है और 23 में जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते किसी से। तो आप लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद थे, 23 और 24, जिनके बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। अब चौथा टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। तो आइए हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में। आप लोग ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 25 का कहना है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आपको किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण आज़ादी है। पूर्ण आज़ादी है किसी भी धर्म को। आप मुस्लिम धर्म को चाहे तो मान सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 में लिखा है। आपको कोई नहीं रोकेगा। आप मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं, किसी के धर्म को मान सकते हैं। समझ गए? अनुच्छेद 26 का कहना है कि आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं उसे तो आप मान लिए, लेकिन 26 का कहना है कि आप जिस धर्म को मान लिए हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई नहीं। ये अनुच्छेद 26 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 26 में लिखा गया है कि आप जिस धर्म को मान लिए हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 का कहना है कि धार्मिक कार्यों को संप्रोषित करना। कहीं भी कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो या धार्मिक स्थान हो, धार्मिक स्थान यानी धर्म करने वाला स्थान, समझ रहे हो? तो धार्मिक कार्य में आप सहयोग करें। ये अनुच्छेद 27 का कहना है, संपोषित करना। समझ रहे हैं बातों को? तो धार्मिक कार्य में सहयोग करना।
न कि बाधा देना। बाधा देना नहीं लिखा है, लिखा है, स्पष्ट लिखा है, आप लोग देख लीजिए कि धार्मिक कार्य में आप सहयोग कर सकते हैं अनुच्छेद 27 के तहत। अनुच्छेद 28 का कहना है कि आप किसी भी धार्मिक सभा में उपस्थित हो सकते हैं। आपको यदि इच्छा है कि हिंदू का धार्मिक सभा चल रहा है और आप मुसलमान हैं, फिर भी आप इन हिंदू के धार्मिक सभा में उपस्थित हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। समझ रहे हैं? ये अनुच्छेद 28 में लिखा गया, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आप किसी भी बुक पलटा के देख लीजिए, अनुच्छेद 28 में यही लिखा है कि आप किसी भी धार्मिक सभा में उपस्थित हो सकते हैं। तो आप लोग 4 अधिकार के बारे में समझ गए, यानी तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता। इन दोनों के बारे में समझ गए। अब 5वां है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। 29 से 30 तक अनुच्छेद कितना से कितना तक? 29 से 30 तक है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें क्या कहता है? तो अनुच्छेद 29 है पहला। तो अनुच्छेद 29 का कहना है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। आप लोग समझ रहे हैं बातों को कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, इसका कहना क्या है? तो देखिए, जब आप लोग कभी स्कूल, किसी स्कूल या किसी कॉलेज जाते होंगे तो कॉलेज में देखते होंगे कि कई सारे लड़कियां सूट सलवार पहन के आती हैं, तो कई ऐसे लड़कियां भी रहती है जो साड़ी पहन के भी आती हैं। समझ रहे हैं बातों को? साड़ी पहन के भी आती है। और कई लड़के जो कि जीन्स पहन के आते हैं, जीन्स शर्ट, लेकिन कई लड़के फुल पैंट पहन के आते हैं। तो इनका कहना यह है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षक में जिसको जैसा हो आ सकता है, शिक्षा ले सकता है। समझ रहे हैं? लेकिन आपको इतना पता है, इसमें इसका कहना यह है कि कोई उसको कुछ नहीं कहेगा, वो जैसा आए आने दे। उसको खुद ही जब खराब लगने लगेगा तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे पढ़ना छोड़ देगा। समझ गए? जब उसको लगेगा नहीं रहता है कि सब आता है एक स्टाइल में और एगो दूसरे स्टाइल में आ जाता है कोई नया, हाँ, तो उसको लगेगा, उसको देख के सब हंसता रहता है, लेकिन उसको भी लगता रहता है। जब उसको लगेगा कि यानी यहाँ पे उसको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा या फिर कोई प्रॉब्लम हो, तो वो अपना खुद का संस्थान खोलेगा, खुद का संस्थान। समझ रहे हैं? तो ये खुद का संस्थान खोलने का बाद अनुच्छेद 29 में नहीं कहा गया, ये 30 में कहा गया है। अनुच्छेद 29 तो इतना ही कहा गया है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। यदि कोई अल्पसंख्यक हो तो उनको हितों के लिए संरक्षक दिया जाता है। तो और 30 का कहना यह है कि अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा का संरक्षण, यानी जब किसी व्यक्ति को इसमें नहीं समझ में आएगा, नहीं पढ़ने में मन लगेगा, तो वो अपना संस्थान खोल सकता है। जैसे आप लोग देखिएगा मदरसा रहता है, सांस्कृतिक विद्यालय, ये सब स्पेशल अलग से खुलता है। अब आपको पता है क्या मदरसा में बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाई होगा? नहीं पढ़ाई होगा। उर्दू पढ़ाई होगा मदरसा में, समझ रहे हैं? उर्दू। और सांस्कृतिक विद्यालय में सांस्कृतिक पढ़ाई होगा। तो यही अनुच्छेद 30 का कहना है कि यदि आपको यहाँ पे यानी आपके अनुसार नहीं मिल रहा है कोई व्यवस्था, तो आप अलग से संस्थान खोल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यदि अलग से हम संस्थान खोलेंगे, नया टीचर का बहाली करेंगे, तो उसका सैलरी कौन भरेगा? तो इसके लिए अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि आप अलग से संस्थान खोलिए। कई व्यक्तियां ऐसे हैं, व्यक्ति जो कि अलग से कॉलेज खुलवाते हैं। मदरसा तो किसी न किसी ने खुलवाया होगा, सांस्कृतिक विद्यालय कोई तो खुलवाता है।
तो इनके टीचरों को, इनके शिक्षकों को सैलरी कौन देता है? तो ये सरकार को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुच्छेद 30 में कहा गया है। ऐसा नहीं कि आप अपने यानी जो खोलेगा वो भरेगा, नहीं, ये सरकार देगा। समझ रहे हैं बातों को? तो यही अनुच्छेद 30 का कहना है और अनुच्छेद 29 का। तो आप लोग सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार में भी समझ गए 29 और 30 अनुच्छेद के बारे में। चलिए, तो अगला छठा था क्या? तो संपत्तियों का अधिकार। तो आपको हम बताए थे कि अनुच्छेद यानी संपत्तियों के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत, हटा दिया गया इसको। और कहाँ पे रख दिया गया? यानी कानून का अधिकार में रख दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा के कानून के अधिकार में 300 के ए में दे दिया गया। कहाँ पे? 300 के ए में। तो आप लोग इसे याद रखिए, समझ रहे हैं? तो संपत्तियों के अधिकार को खत्म कर दिया गया, ये हम आपको पहले भी बताए थे। तो जब संपत्तियों के अधिकार को ही खत्म कर दिया गया तो इनके अनुच्छेद को भी न खत्म कर देगा, तो इनके अनुच्छेद को भी खत्म कर दिया गया। समझ रहे हैं? तो चलिए, आप लोग छठा के बारे में समझ गए, यानी संपत्तियों के अधिकार को खत्म कर दिया गया और इसे कानून के अधिकार में जोड़ दिया गया। समझ गए बातों को? तो सातवां है अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। तो चलिए, अनुच्छेद 32 के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। जाइए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका कहना कुछ नहीं है। आपको एक चीज पता होगा, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए कि भारतीय संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। तो यही अनुच्छेद 32 में कहा गया है, जब किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए और भीमराव अंबेडकर शब्द जुड़ा हो तो आप लोग तभी सिर्फ अनुच्छेद 32 का प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए, आप लोग अनुच्छेद 32 के बारे में भी समझ गए। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार खत्म हुआ। अब आप लोग कहिएगा कि भवेश सर, आप तो यहाँ पे मौलिक अधिकार 32 से लेकर 35 तक लिखे हैं, यानी 12 से लेकर 35 तक लिखे हैं, लेकिन आप इनके सातों को 32 तक में ही खत्म कर दिए, तो क्या ये 33, 34, 35 अपने घर ले जाएंगे क्या? नहीं, 32 तक में हम इन्हें खत्म कर दिए। मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे, जो वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। ये 32 अनुच्छेद तक जो हम खत्म कर दिए, और 3 अनुच्छेद आपको हम और शो कर रहे हैं मौलिक अधिकार में, 33, 34 और 35। देखिए, ये आपके लिए, यानी ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि आपको नहीं बताएंगे, हम अवश्य बताएंगे। बहुत ऐसे सर हैं जो नहीं बताते हैं। अब क्यों नहीं बताते हैं वो तो मुझे नहीं पता है, या तो उनको पता नहीं होगा या फिर पता होगा तो वो बताते नहीं होंगे। ये मुझे नहीं मालूम है कि क्यों नहीं बताते हैं, लेकिन मैं तो बताऊंगा 33, 34, 35 भी। यहाँ 7वां प्रकार तक 32 तक ही था, यानी 7 प्रकार बताते बताते अनुच्छेद 32 कंप्लीट हुआ। अब ये 33, 34, 35 उतना आपको समझना नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं। तो चलिए अनुच्छेद 33, 34, 35 के बारे में अच्छे से जानते हैं। अब है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 का कहना यह है कि संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि सैनिक, पुलिस वर्ग इत्यादि के अधिकारों को सीमित कर सकता है। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 33 में लिखा है। सिर्फ संसद को अधिकार प्राप्त है। किसको? संसद को। क्या करेगा? तो सैनिक, पुलिस वर्ग इत्यादि के अधिकारों को सीमित कर सकता है। किसमें? तो अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 का कहना है कि संसद को ये अधिकार भी प्राप्त है कि आपके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर देगा। क्या कर देगा?
आपके मूल अधिकारों को भी प्रतिबंधित कर सकता है। केवल संसद को ही ये अधिकार प्राप्त है और ये अनुच्छेद 34 के तहत प्राप्त है। किसके तहत? 34 के तहत। और अनुच्छेद है 35 है संसद का कुछ मूल अधिकार। संसद का कुछ मूल अधिकार जैसे अनुच्छेद 16, 32, 33, 34 को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन विधानमंडल को नहीं। केवल संसद को ही 16, 32, 33, 34 यानी इनको अनुच्छेद 16, 32, 33, 34 को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है। किनको? तो संसद को। ये किस में लिखा है? तो अनुच्छेद 35 में लिखा गया है ये बात। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, लेकिन विधानमंडल को नहीं ये अधिकार प्राप्त है। तो आप लोग याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम में आता है, किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, विधानमंडल को नहीं। कौन से अनुच्छेद में? 35 में। 34 में क्या है? आपके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर देगा। कौन कर देगा? संसद कर देगा। 33 में क्या है? सैनिक, पुलिस वर्ग इत्यादि का अधिकारों को सीमित कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 33 अनुच्छेद के तहत। तो इन सब को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत बार एग्जाम में आता है, लेकिन ये सब हाई लेवल के एग्जाम में आता है। 33, 34, 35 ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं, समझ गए? 3 अनुच्छेद। तो आप लोग समझ गए 12 से लेकर 35 तक में। वैसे ये 33, 34, 35 बहुत ऐसे सर हैं, टीचर हैं जो नहीं बताते हैं। हम किसी सर का विरोध नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को? नहीं बताते हैं। अब क्यों नहीं बताते हैं वो मुझे नहीं पता है भाई, वो मुझे नहीं पता है क्यों नहीं बताते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, हमें पता था इसीलिए हम बता दिए। समझ रहे हैं बातों को? तो चलिए, आज का मौलिक अधिकार खत्म हुआ आप लोग के साथ पॉलिटी में। तो मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग समझ गए। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ फिर से क्लास में आऊँगा, मौलिक अधिकार क्लास में। समझ गए बातों को? तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। और आप लोग को यदि मेरा क्लास पसंद आया हो तो आप लोग सबसे पहले, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग लाइक कीजिए। आप लोग को यह प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, समझ गए? कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, समझ रहे हैं? आप लोग के तरफ से कमेंट बहुत कम आता है, कमेंट आएगा तब तो पढ़ाने में मज़ा आएगा। अब के बच्चे क्या हो गए? रईस हो गए हैं, प्रश्न पूछते नहीं हैं, पूछने से बहुत डरते हैं। समझ रहे हैं बातों को? तो पूछने से नहीं डरिए, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। समझ गए बातों को? चलिए, और शेयर सबसे ज़्यादा कीजिए, समझ गए? शेयर करना ना भूलिए। तो आप लोग इन 4 बातों पे ध्यान दीजिए, यदि मेरा क्लास अच्छा लगता है तो। समझ गए? तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। आप लोग के साथ मिलते हैं पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास में।